गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना आर्टिकल नंबर 4 जिसका नाम है डायमेंशंस। आइए शुरू करते हैं। डायमेंशंस का जो कंसेप्ट है वो दिया था, कंसेप्ट वाज गिवन बाय फोरियर नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने डायमेंशंस का कंसेप्ट दिया था। डायमेंशंस देखिए क्या होती है। जैसे अपन शुरू करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ मैकेनिकल क्वांटिटीज से। मैकेनिकल क्वांटिटीज़ मतलब जो क्वांटिटीज़ मास, लेंथ और टाइम से मिलकर बनी हैं, उन क्वांटिटीज़ से। एग्जाम्पल के थ्रू समझते चलेंगे क्या मतलब है डायमेंशंस का। जैसे मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ मास। ठीक है, तो मास की अगर एसआई यूनिट की बात करें हुए तो होता है किलोग्राम, और सीजीएस यूनिट होती है इसकी ग्राम। तो मास को मैंने लिख दिया m, एक ही मास है m। एग्जाम्पल के थ्रू समझते चलना क्या मतलब है इन चीज़ों का। जैसे मैंने कोई लेंथ बात करी, अब ये कोई भी लेंथ हो सकती है। लेंथ में जैसे ये डिस्टेंस हो सकती है, ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ये वेवलेंथ हो सकती है, ये रेडियस हो सकता है, ये डायमीटर हो सकता है। किसी भी प्रकार की वेवलेंथ हो, वो किसी प्रकार की लेंथ हो, ये सब किस में आती हैं? लेंथ। तो मास किससे मिलके बना है? मास केवल मास से मिलके बना है, मास में और कोई चीज़ नहीं है। ऐसी लेंथ है, तो लेंथ के लिए अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो हो गई मीटर। सीजीएस यूनिट की बात करूं तो वो हो गई सेंटीमीटर। और मैं डायमेंशनली बात करूं तो लेंथ किसी चीज़ से मिलकर नहीं बनी है, तो मैंने उसको लिख दिया एल। मैं मास को ऐसे भी लिख सकता हूं, m1 l0 t0, मतलब ना तो इसमें लेंथ है ना टाइम है, केवल मास है। और लेंथ को लिखा जा सकता है m0 l1 t0। आगे अगर मैं देखूं तो टाइम की एसआई यूनिट बोलूं या सीजीएस यूनिट बोली जाए, टाइम की यूनिट सेकंड है। लेकिन अगर मैं डायमेंशंस के हिसाब से रिप्रेजेंट करूँ तो टाइम किससे मिलकर बना है? ना मास से मिलकर बना, ना लेंथ से। टाइम अपने आप में एब्सोल्यूट है। तो m0 l0 t1, या ऐसे लिखा जा सकता है, केवल t, सिंपली। कुछ आइडिया आपको लग रहा होगा इससे। जैसे एरिया की बात की जाए, एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। अभी लेंथ में तो डायमीटर हो सकता है, ब्रेड्थ हो सकती है, हाइट हो सकती है, थिकनेस हो सकती है, सब लंबाई है। सबको रिप्रेजेंट करेंगे एल से। ऐसे एरिया में लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये दोनों ही एक प्रकार की क्या हैं? लेंथ। तो अगर एसआई यूनिट की बात की जाए तो लेंथ की यूनिट मीटर, ब्रेथ की यूनिट मीटर, तो ये स्क्वायर मीटर हो गया। सीजीएस यूनिट की बात की जाए तो ये स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। और अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूं तो देखो, इसमें मास तो है नहीं, लेंथ है, टाइम है नहीं,
तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल समझ समझ के हम आइडिया लगाएंगे क्या है। अगला वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसकी ऐसा यूनिट रहेगी अपनी क्यूबिक मीटर। CGS यूनिट रहेगी क्यूबिक सेंटीमीटर। और अगर मैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूला DF की बात करूं तो ना तो यहाँ मास है ना यहाँ टाइम है, यहाँ पे है सिर्फ लेंथ और उसकी पावर 3। ऐसे लिखा जा सकता है, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया एंगल। एंगल सभी जानते हैं, एंगल क्या होता है। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये एंगल हो गया, ये आर्क हो गया, ये हमारा रेडियस हो गया। तो देखिए ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। अब ऐसा ही सिस्टम में जो एंगल की यूनिट बताई है वो बताई गई है रेडियन। लेकिन अगर मैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं तो आप देखेंगे कि ऊपर भी लेंथ है और नीचे भी लेंथ है, और कोई दूसरी चीज़ नहीं है। लेंथ से लेंथ कैंसिल, तो ना M0 L0 T0। तो अगर मैं एंगल की बात करूं, कोई एंगल है और ये कोई दो लाइनें हैं। क्या एंगल, ये लाइन कुछ भी हो सकती है, ये लोहे की रॉड हो सकती हैं, ये लकड़ी की रॉड हो सकती हैं, ये वायर हो सकता है, ये प्लास्टिक हो सकती हैं। तो क्या एंगल मास पर डिपेंड करता है? आप कितनी भारी ले लो, कितनी हल्की ले लो, तो आप बताएंगे कि मास, वो एंगल जो है मास पर डिपेंड नहीं करता। मैं इस लाइन को कितनी भी लंबी कर दूं, इस रॉड को कितनी भी लंबी कर दूं, क्या एंगल पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आज देख लो, 3 दिन बाद देख लीजिए, टाइम के साथ भी इस एंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एंगल पे टाइम से भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो एंगल ना तो मास पे डिपेंड करता है, ना लेंथ पे डिपेंड करता है, ना टाइम पे डिपेंड करता है। ऐसे ही एरिया की बात करें हम, मान लीजिए ये कोई एरिया है, ये 2-4 रॉड से मिलकर बना हुआ एरिया है। क्या एरिया मास पे डिपेंड करेगा? नहीं। क्या टाइम पे डिपेंड करेगा? नहीं। एरिया किस पे डिपेंड करेगा? एक लेंथ पर और एक ब्रेड्थ पर, यानी कि 2 तरह की लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। एरिया मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एरिया टाइम पे डिपेंड नहीं, एरिया लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। और कौन सी 2 लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, जिसको एक को लेंथ बोलते हैं, एक को ब्रेड्थ बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो जब भी हम ये क्या है, इसको बोलेंगे हम तो डायमेंशनल फॉर्मूला। तो जैसे मान लो एंगल का डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए बोला जाए तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, ये हो गया उसका डायमेंशनल फार्मूला। और डायमेंशंस की बात की जाए तो ये जो मास, लेंथ और टाइम के ऊपर जो पावर्स है ना, इनको हम बोलते हैं डायमेंशंस। आगे और समझते हैं। जैसे मान लीजिए स्पीड। स्पीड जानते हैं हम सभी लोग, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करूं तो ये हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। CGS यूनिट की बात की जाए तो ये हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड।
अगर डायमेंशनल फॉर्मूले की बात की जाए तो डिस्टेंस क्या है, लेंथ, टाइम क्या है, टी, मास इसमें कहीं है नहीं तो m की पावर 0, लेंथ 1 है, टाइम ऊपर जाएगा तो t की पावर -1। तो डायमेंशंस ऑफ स्पीड अगर कोई पूछे तो हम बोलेंगे डायमेंशंस ऑफ स्पीड इज 0 in mass, 1 in length and -1 in time। कुछ समझ आ रहा है? अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ भी आप देखेंगे कि ऊपर लेंथ है, नीचे टाइम है। जैसे डिस्टेंस में, स्पीड में ऊपर लेंथ नीचे टाइम है, तो यहाँ भी यही है। तो इसकी भी एसआई यूनिट वही बनेगी, मीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट बनेगी सेंटीमीटर पर सेकेंड। और डायमेंशनल फॉर्मूला वही सेम, ऊपर लेंथ नीचे टाइम, तो m0 L1 t-1। ठीक है। तो अब देखिए m, l और t। m क्या है, मास, लेंथ, टाइम। ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के सिंबल्स। ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के सिंबल्स। और इनके ऊपर जो पावर लग रही है ना, वो कहलाती हैं उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस। ठीक है ना। बेसिकली डायमेंशंस मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ किस प्रकार से इन्वॉल्व हैं, ये जानने के लिए हम डायमेंशंस पढ़ते हैं। जैसे और एग्जांपल अगर हम लें तो हम लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन सब जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऊपर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी में से वेलोसिटी अगर सब्ट्रैक्ट होगी तो ऊपर वेलोसिटी ही तो बचेगी, नीचे टाइम। तो ऐसा ही यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन होगी आपकी, ऐसा ही यूनिट ऑफ वेलोसिटी अपॉन ऐसा यूनिट ऑफ टाइम। वेलोसिटी की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और टाइम की सेकेंड। तो ये हो गया मीटर सेकेंड -2। डायरेक्टली आप यहाँ से सीजीएस यूनिट भी लिख सकते हैं। सीजीएस यूनिट हो जाएगी मीटर की जगह सेंटीमीटर, सेकेंड तो सेम। और अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूँ इसका, मास तो है ही नहीं, m0, लेंथ 1 है जिसकी पावर +1 है, +1 कर दिया, टाइम 2 है माइनस पावर के साथ। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया हमारा एक्सेलरेशन का। ठीक है। और समझते हैं, जैसे हम बात करें फोर्स। सभी लोग जानते हैं फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एसआई यूनिट की बात करेंगे तो एसआई यूनिट मास की, एसआई यूनिट ऑफ मास इनटू एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो मास की एसआई यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम, एक्सेलरेशन की हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम न्यूटन बोलते हैं। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स की वैल्यू क्या है, न्यूटन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। तो 1 न्यूटन फोर्स को अगर मैं डिफाइन करूं तो 1 न्यूटन फोर्स होता है
1 किलोग्राम की बॉडी को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देने के लिए जितना फोर्स चाहिए उसे हम क्या बोलेंगे, 1 न्यूटन, जो किसके बराबर होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। CGS यूनिट की बात की जाए तो जहाँ किलोग्राम है वहाँ ग्राम, जहाँ मीटर है वहाँ सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो CGS यूनिट, इसका भी नाम है डाइन, और हमें पता है कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन्स होते हैं। तो ये तो बात हो गई यूनिट्स की। अब मैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं तो देखो, किलोग्राम मास है, मीटर लेंथ है, सेकंड टाइम है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला या तो इस पर 1 लगाओ, या 1 है पावर तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो mL/T-2। तो आप देखेंगे तो मैं जितने भी फॉर्मूले में, जितने भी डायमेंशंस में निकाल रहा हूँ, तो सब में क्या किया जा रहा है, फॉर्मूले को ब्रेक किया जा रहा है छोटे छोटे उसमें, और ब्रेक होके लास्ट में किस में ब्रेक हो रही हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में। और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के जो सिंबल्स हैं उनके ऊपर जो हम पावर लगा रहे हैं, ये क्या कहला रही हैं, डायमेंशंस। तो यहाँ से हम डायमेंशंस की डेफिनेशन लिख सकते हैं। डायमेंशंस क्या होती हैं, in order to represent a physical quantity, किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए द पावर्स ऑन द सिंबल्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज are called as dimensions। जैसे in force, dimensions of force are 1 in mass, 1 in length and -2 in टाइम। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, पावर्स को डायमेंशंस। और ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। और अगर मैं ऐसे लिखूं इसको पूरा इक्वेशन बना के, ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ये पूरी इक्वेशन ब्रैकेट लगाना जरूरी है ना, ये पूरी इक्वेशन कहलाती है डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैं समझता हूँ अब समझ आ गया होगा सबको डायमेंशंस क्या होते हैं। 10th वर्क, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर एसआई यूनिट की बात की जाए तो फोर्स की यूनिट हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट हो गया मीटर, ये बन गया आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक इसी तरह से CGS यूनिट लिखी जा सकती है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। हम वर्क की ऐसा यूनिट को एक तरह से और लिख सकते हैं, जैसे फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की हो गई मीटर। CGS यूनिट को भी ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स की CGS यूनिट हो गई डाइन और डिस्प्लेसमेंट की हो गई सेंटीमीटर। ऐसे भी लिखा जा सकता है। न्यूटन इंटू मीटर, यह हम वर्क की SI यूनिट को बोलते हैं बेटा
जूल। ऐसे ही वर्क की सीजीएस यूनिट को बोला जाता है अर्ग। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 1 जूल होता है 10⁻⁷ अर्ग के। अब बात करते हैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूला के। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, वर्क है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mL/t-2 और डिस्प्लेसमेंट का L, तो इसको लिखा जा सकता है mL/t-2। ठीक है, mL/t-2। मैं समझता हूं कि अब अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे और देखते हैं। पावर, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। तो इसकी एसआई यूनिट आप लिख सकते हो, वर्क की जूल, टाइम की सेकेंड। इसको हम बोलते हैं बच्चों वाट। साइंटिस्ट के नाम पर बेस्ड इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। सीजीएस यूनिट इसकी हो जाएगी अर्ग पर सेकेंड। और डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो ऊपर वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, नीचे टाइम। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया mL/t-2। टाइम के लिए लिख दिया t, ये बन गया mL/t-3। ऐसे ही बेटा अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो इसकी एसआई यूनिट बन जाएगी फोर्स की न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया था, पास्कल। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैपिटल PA। सीजीएस यूनिट न्यूटन की जगह डाइन, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकाला जाए तो ऊपर फोर्स का होता है mL/t-2, नीचे एरिया L2। एक L से एक L यहाँ कैंसिल, नीचे एक L बचा, ये L ऊपर जाएगा, माइनस का होगा। ये आपका प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। और देखते हैं मोमेंटम। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। एसआई यूनिट हो गई, डायरेक्ट लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट हो गई ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया मास का m, वेलोसिटी का LT-1। 14 एनर्जी। अब एनर्जी में हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी की। मैकेनिकल एनर्जी होती है बेटा सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो पहले हम उठाते हैं काइनेटिक एनर्जी। आप सभी जानते हो काइनेटिक एनर्जी का मतलब एनर्जी जो मोशन की वजह से होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv²। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कोई भी नंबर हो, 2 हो, 3 हो, 1/2 हो, पाई हो, कोई भी नंबर होगा बेटा, इनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती हैं।
तो काइनेटिक एनर्जी का हम डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ऐसे समझो कि जैसे डायमेंशंस वालों को नंबर्स दिखाई ही नहीं देते, वो उसको काउंट ही नहीं करते, उनको पता ही नहीं चलता कोई नंबर है, ऐसा समझ सकते हो आप। तो काइनेटिक एनर्जी की एसआई यूनिट हाफ 1/2 से तो कोई मतलब है ही नहीं। मास का हो गया किलोग्राम, वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकंड और उसका स्क्वायर, ये बन गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अरे ये तो वही आ गया जैसे वर्क आया था, यानी कि वर्क और काइनेटिक एनर्जी की यूनिट्स सेम होती हैं। तो CGS यूनिट भी इसकी वही हो जाएगी, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी वो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, देखो किलोग्राम मास है, मीटर लेंथ है और नीचे टाइम है, ऊपर जाएगा -2। ठीक है। अब मैं इसमें जैसे पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। m मास हो गया, g हो गया आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये एक्सेलरेशन है। तो अब इसकी अगर ऐसा यूनिट निकालेंगे तो मास की किलोग्राम, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हाइट की क्या होती है मीटर, ये आया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अरे ये भी वही सेम आ गया, तो CGS यूनिट भी इसकी वही आएगी, किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर। यानी कि वर्क हो या एनर्जी हो, वर्क एंड एनर्जी, इससे हमें ये पता चला वर्क एंड एनर्जी हैव सेम यूनिट्स। अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं तो देखिए ये भी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आएगा mL2T-2। तो हम कह सकते हैं वर्क एंड एनर्जी हैव सेम यूनिट्स एंड सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 इम्पल्स। जब कोई बहुत जैसे लार्ज मैग्नीट्यूड का अगर फोर्स किसी बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगे तो फोर्स के उस इफेक्ट को बोला जाता है इम्पल्स। जैसे आप हथौड़ी से कील ठोकें, तो जब आप हथौड़ी से कील पर वार करेंगे ना तो वो एक फोर्स लगाएंगे बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, इम्पल्स। इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। तो इसकी SI यूनिट जो हुई फोर्स की किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम की होगी बेटा सेकंड, तो ये होगी आपकी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये किसके जैसी है, सेम एज मोमेंटम। मोमेंटम का डायमेंशन यूनिट भी ऐसी थी, इसकी भी यूनिट ऐसी है। CGS यूनिट अगर हम लिखेंगे तो किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, टाइम की जगह सेकंड। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम इम्पल्स का लिखेंगे तो किलोग्राम का मास, मीटर का लेंथ और टाइम। ये डायमेंशनल फॉर्मूला भी किसके जैसा है, मोमेंटम के जैसा। तो हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज may have same dimensional formula। ठीक है, चलिए बच्चों
15 क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस और डायमेंशनल फार्मूला निकालना हम सीख गए हैं। इसके आगे का आप देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।